हम देख रहे हैं वो भी कुछ है, अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है हम लोग चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम उस पिच पे खेल रहे हैं जो बीजेपी ने बिछाई है। मेरा स्पष्ट मत है, जहां पे बीजेपी सत्ता में है वहां पे अपोजिशन का, एक विपक्षी दल का मजबूत होना आवश्यक है। जहां अपोजिशन स्ट्रांग है, जैसे बंगाल है या केरला है या तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, वहां पे अगर तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, अगर तीसरा दल नहीं होगा जो कांग्रेस, तो वहां पे जो विपक्षी मतों का ध्रुवीकरण होगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। कर रहे विपक्षी एकता की, अगर विपक्षी एकता के नाम पे ओवैसी अपोजिशन के साथ आ जाएंगे, बीजेपी जो है बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। फिर नैरेटिव हो जाएगा हिंदू मुसलमान का कि देखिए ये मुसलमान परस पार्टी है और हिंदुओं का वोट जो है बीजेपी की तरफ चला जाएगा, बीजेपी धुआंधार इलेक्शन लड़ेगी। मुझे ये स्पष्ट लगता है, ये जो राहुल ने एक बहुत बारी, आप उनके को देखें, उन्होंने कहा है स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है। स्ट्रेटेजिक, आप सोचिए अगर वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट और कांग्रेस और टीएमसी एक तरफ हो जाएं, बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा, क्योंकि जो सीपीएम का वर्कर है वो टीएमसी नहीं करेगा, टीएमसी का वर्कर जो है वो सीपीएम के लिए काम नहीं करेगा, और ये दोनों वर्कर जहां पे जिसका कैंडिडेट होगा उसके अगेंस्ट बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि सीधा ध्रुवीकरण होगा। और हम उसी पिच पे खेल रहे हैं जो बीजेपी ने बिछाई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लड़ाई है ये बहुत विकट है राजीव जी, बहुत विकट लड़ाई है। जो राहुल गांधी जाके विदेश में कहा है, तो उपराष्ट्रपति ने, उपसभापति ने दिया, उपराष्ट्रपति ने, अगर ये वो वकील हैं और वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी ने अगर बाहर कुछ कहा है तो वो वकील हैं, कोई जज नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को बिना मौका दिए हुए, बिना स्पष्टीकरण मांगे हुए, बिना उसका विश्लेषण करे हुए उनको दोषी सिद्ध कर दिया। उन्होंने जनता को यह भी आह्वान कर दिया कि जनता उनके खिलाफ उनको न्यूट्रलाइज करे और उनके समर्थकों को न्यूट्रलाइज करे, मतलब वो देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और अगर इस तरह का स्टेटमेंट आज उपराष्ट्रपति देश का देता है, पूरे विदेश में यह मैसेज जाएगा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारे यहां जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको आपने कब्जे में कर लिया है। अगर देश का उपराष्ट्रपति ये कह रहा है, जो लोग विदेश की भारत के खिलाफ बोल रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कीजिए। मैं जनता से अपील करता हूं, मदद करना चाहते हैं। राहुल गांधी को दोषी सिद्ध कर दिया इसके पहले कि वो देश की धरती में वापस आते, और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल उन्होंने सिद्ध कर दिया। आप खुद सोचिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर ये कैसा हम अब माइक्स बंद नहीं करते राज्यसभा में और लोकसभा में, और हम कहता है कि माइक बंद कर देते हैं, एक जांच कमेटी बिठा दीजिए, एक जेपीसी बिठा दीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ये जांच बिठा दीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शन राइटिंग में नहीं, ओरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि माइक बंद कर दिए जाएं। जब तक जांच कमेटी नहीं आई, जब तक इंक्वायरी नहीं आई, तब तक आपने ये सिद्ध कैसे कर दिया कि माइक बंद नहीं किए जाते, और ये अपोजिशन का कैसे सिद्ध हो गया कि वो गलत कह रहा है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये कैसे सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके कहा है वो राष्ट्रीय काम है। अगर राहुल गांधी को बिना सुने, तो ये लोकतंत्र तो खतरे में हो ही गया, इंस्टीट्यूशन तो आपके खत्म हो ही गए। तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी पे जिस प्रकार का ये आक्रमण कर रहे हैं, और देखिए वास्तविकता में जो हो रहा है आज की तारीख, अगर केरला के अंदर कम्युनिस्ट और कांग्रेसी मिल जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पे, हाँ ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस है, उसको सहयोग लोगों को करना चाहिए, वो भी स्ट्रेटेजिक सहयोग करना चाहिए, जैसा स्ट्रेटेजिक सहयोग बीएसपी ने बीजेपी का पिछले इलेक्शन विधानसभा में किया है। आप उनके कैंडिडेट्स का रिव्यू कर लीजिए। हर जगह जहां मुसलमान कैंडिडेट सपा का था, बीएसपी ने मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करके 10-12 काट के सपा को हराने का जुगाड़ किया था, और स्पष्ट कहा था कि हमारा मुख्य लक्ष्य है सपा को हरा। ये स्ट्रेटेजिक आपको अलायंस करना पड़ेगा। जो वोट बैंक है बीजेपी का, उस वो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस आपको करना पड़ेगा कि एक थर्ड फ्रंट बने, जो थर्ड फ्रंट उन कैंडिडेट्स को खड़ा करे जो कि बीजेपी का वोट आधार है। तब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा और स्ट्रेटेजिक विजय होगी। ये हम जो ओवर सिंप्लीफिकेशन करके उनकी पिच पे खेल रहे हैं, और बीजेपी बाद में प्रूव हो जाएगा एकता नहीं हुई, वेस्ट बंगाल केरला में एकता नहीं हुई, इसलिए मोदी जी का रास्ता साफ है और हम उनका रास्ता साफ कर रहे हैं।
वास्तविकता इससे बिल्कुल राजीव जी अलग है। जी जी। धनंजय जी, किस रूप में आप देखते हैं महाराष्ट्र सबसे सेकंड पोजीशन पे है सीटों में, 80 पहले नंबर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है 48 सीटें, और महाराष्ट्र में भी विपक्षी एकता और उसमें जो कुछ चला, जो कुछ हुआ, सब कुछ हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल क्या हम भी उसी पिच पे खेल रहे हैं या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत सही बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उस बात को थोड़ा और बाहर निकालने की हम कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, क्या आज की तारीख में विपक्षी एकता की बात किए बगैर बीजेपी को हराना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जो जीता है वो हारेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है, ये सवाल भी नहीं है। और 10 साल हो गए मोदी जी को। मोदी जी ने आज 10 साल में कितनी उपलब्धियां हासिल की, किसी एक उपलब्धि का जिक्र करते हैं वो? कोई एक उपलब्धि बता दीजिए जिसमें मोदी जी जिक्र करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि इतनी देश तरक्की कर रही है तो बताइए कि आप छोड़ दीजिए कांग्रेस के शासनकाल को, 9 साल मोदी जी आपने शासन किया, देश में राम राज्य ला दिया, तो 80 करोड़ लोग इस लायक भी आप नहीं बना पाए कि अपना पेट भरने भर 5 किलो अनाज न खरीद सके सबसे कम रेट पे, सस्ती रेट पे। उसको 12 रुपये कमाने और भी औकात आपने नहीं बनने दी। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 80% आबादी गरीब थी जो अपना पेट नहीं भर पाती थी। उस समय अनाज भी देश में इतना नहीं था, अमेरिका से अनाज आता था, हम सब जानते हैं अमेरिका से लाल गेहूं आता था। और उसके बाद किस तरह से हरित क्रांति हुई, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसकी भूमिका बनी, और इंदिरा गांधी ने उसकी जो नींव रखी हरित क्रांति की, और फिर देश में खाद्यान्न समस्या खत्म हो गई। तो आप 9 साल में इतना तो करते कि जो 80 करोड़ आबादी है जिसको मुफ्त 5 किलो अनाज देकर के आप धन्य महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप ही प्रभु हो, सबके दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, तो आप अपनी जनता के पास इतना तो देते शक्ति कि वो 5 किलो अनाज अपने पैसे से खरीद सकती। आप लाचारी पे आपने बिठा दिया है। अब आते हैं विपक्षी एकता पे। ये विपक्षी एकता जो है ना, ये सिर्फ जो है, ये जो नोएडा वाला जो मीडिया है ना, जो कहते हैं जिसको गोदी मीडिया, उसका क्रिएशन है। विपक्षी एकता कुछ होती नहीं है। सत्ता के खिलाफ सब लामबंद हो जाते हैं। जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता के खिलाफ लामबंद होते हैं, जो सत्ता में है वो सत्ता के साथ है। तो हम देख रहे हैं कि वाजपेयी जी ने जो गठबंधन का सिलसिला शुरू किया था, उसमें जनता दल यू और शिवसेना बहुत ताकतवर सपोर्ट थे इनके लिए, बीजेपी के लिए। और पंजाब से जो पार्टी थी वो, लेकिन आज अकाली दल बिल्कुल, और आज वो तीनों दूर है बीजेपी से। तो इससे पता लगता है कि सत्ता में रह करके भी बीजेपी कमजोर हुई। अब एक बात ये आती है कि बीजेपी खुद ही इतनी ताकतवर हो गई है कि उसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है। तो भाई ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। राजशाही में भी सेना और सेनापति और जो है अमात्य और पता नहीं किस किस की सहायता की जरूरत पड़ती है, गुप्तचर की जरूरत पड़ती है। ये तो लोकतंत्र है, इसमें आपको लोक का भी साथ लेना पड़ेगा और परसेप्शन भी ऐसा बनाना होगा जिससे लगे कि आप लोकतंत्र को बड़ा सही तरीके से चला रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 9 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को चलाया है, राहुल गांधी ने जो वहां जाके कहा है, और इस पे किरण रिजिजू जैसे 2M दर्जे के नेता, भले मंत्री हैं वो, लेकिन उसको 2M दर्जे का नेता कहते हैं। 2M दर्जे का नेता इसलिए कि आप कानून के विद्यार्थी रहे, कानून पढ़ करके आए हैं, कानून मंत्री हैं, और आप कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप रोतड़ बने हुए हैं, आप रो रहे हैं, आप सत्ता में हो यार। राहुल गांधी ने गलत बोला है तो उनका जब्त कर दो, इंटरपोल की मदद लो, जो करना है करो। ये मीडिया में आकर के रोने से क्या फायदा है? क्या राहुल गांधी को चुप करा लोगे आप? तो राहुल गांधी के लिए पहले मैं एक कविता पढ़ूंगा जो अक्सर वाजपेयी जी कविता पढ़ते थे, और ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व पे बड़ा फिट होता है यार। कविता 20 से मैं उठा रहा हूं क्योंकि अक्सर वो वाजपेयी जी 20 से ही पढ़ते थे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं लघुतान अब मेरी छुओ। पप्पू बोलते हैं ना,
वो कह रहे हैं कि लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और तीसरा है, आखिर जो बंद है, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इस पूरे पूरे जो है 9 साल में राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि आपको जितना हृदय को हमारा तकलीफ देनी है, जितना अभिशाप देना है, जितनी गालियां देनी है, सब दे लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये बड़ा गंभीर है समझने का विषय। वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो ये हार्डवर्क यूनिवर्सिटी से नहीं आए हैं, एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री नहीं ली है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, और उन्होंने डिग्री ली है डेवलपमेंट स्टडीज में, और एमफिल किया है, यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया हुआ। तो उनको पता है कि ये जो जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता कहाँ पहुंचता है और उस रास्ते पे कैसे पहुंचे। एक और बात मैं कहूं कि वो राहुल गांधी जो है महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने दुनिया को सिखाया, जो देश को सिखाया, जो कांग्रेस को सिखाया, उसको उन्होंने लकीर बनाया है। और वो लकीर ये है कि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमारे साधन जो है पवित्र होने चाहिए। इसलिए आप कितना भी सीबीआई, ईडी और क्या क्या लगा दिया, पूरा एकदम विज्ञापन मंडली बना दी, पूरा नोएडा चैनल बना दिया, क्या नहीं लगा दिया उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, इस एक व्यक्ति के खिलाफ। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धमका करके या जिस तरह से तोड़ फोड़ करके उनके खिलाफ खड़ा किया, वो तमाम जितनी हरकतें, जितनी हटकंडे, जितने कुत्सित हथकंडे हो सकते थे वो सब इस्तेमाल किया। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि राहुल गांधी निडर खड़े हैं, उन्होंने पदयात्रा भी कर दी, वह दुनिया में जाकर के बोल रहे हैं, और एक छवि उनकी बन गई है कि राहुल गांधी को परेशान किया। और विपक्ष के जो क्षेत्रीय नेता है, अगर एक आप छोड़ दीजिए नीतीश कुमार को, तो सारे नेता के पीछे ईडी सीबीआई पड़ी हुई, और ईडी सीबीआई से सब भयभीत है। आप लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। परेशान मैं इस अर्थ में कह रहा हूं, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको आप जो है कटघरे में लाइए, उसके खिलाफ जो है आप पूरी चार्जशीट दायर कीजिए। 9 साल हो गए राहुल गांधी के खिलाफ आप चार्जशीट दायर नहीं कर पाए। आपके जो लोल जो है आपके प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता बोलते रहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के आरोप है। तो भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी करोगे कि केजरीवाल की तरह खाली आरोप लगाओगे? अब केजरीवाल आरोप लगाते रहे, केजरीवाल का क्या हुआ? एक जो है सत्येंद्र जैन 1 साल से बंद थे, अब दूसरे उनके महान नेता बंद हो गए। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं अभी कट्टर ईमानदार हूं, सिसोदिया जी भी बोल रहे थे कट्टर ईमानदार हूं। तो मोदी जी ने एक काम किया, ये कांग्रेस का काम आसान किया है। इन्होंने सारे विपक्षी दलों के खिलाफ जो है ईडी सीबीआई को भेज करके ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो भारत है उसमें एक ही पार्टी है जो ईमानदार है, उसका नाम है बीजेपी। बाकी सारी पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए भ्रष्ट लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह जी बोल रहे हैं। और उसी भ्रष्ट के साथ जो है जब चुनाव होता है तो बोलते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी मेघालय में ये संगमा की पार्टी है, और उसी संगमा को गले लगा लेते हैं, भाई बोलो आप ही मेरे माथे पे बैठ जाओ। तो ये बीजेपी का जो चेहरा है, जो चरित्र है, जो चाल है, सब एक्सपोज हो चुका है। और विपक्ष के नेताओं को जो क्षेत्रीय दल है, देखिए मैं और थोड़ा सा विस्तार हल्का सा 2 मिनट में कि आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल। बिहार में जनता दल के इर्द गिर्द सारे जमा है, कांग्रेस वहां लीड नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है वो लीड करने वाली भूमिका में है। झारखंड में जो है जो हमारे वो सोरेन साहब है, हेमंत सोरेन वो हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हैं। अब आइए नीचे उतरिए तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में स्टालिन है, वहां बीजेपी गायब है। केरल में बीजेपी गायब है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कहाँ है? तेलंगाना में बीजेपी कहाँ है? और तेलंगाना में जो टीआरएस अब बीआरएस हो गया है, तो बीआरएस से कविता का मैं इंटरव्यू देख रहा था परसों, बड़ी अच्छी बातें कही और मुझे लगा बड़ी समझदार नेता है। अब भ्रष्टाचार का आरोप है या क्या है मुझे नहीं जानकारी उस बारे में, तो जांच का विषय है। और ईडी सीबीआई अगर आरोप लगाने के बजाय जांच करे और जांच में चार्जशीट दायर करे तो मतलब समझ में आता है।
लेकिन एक मैं कहूंगा कि इससे ये हुआ है कि सारे विपक्षी दलों को ये लग रहा है, जो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कि अब कांग्रेस ही एक ऐसा इस बवंडर में जो ईडी सीबीआई का जो फेंका जा रहा है, जो तूफान चलाया जा रहा है, जो मायावी बवंडर लाया गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें, वो क्या था, कृष्ण ने उंगली पे उठाया था ना पहाड़ को, और सारे ग्रामवासियों को जो है वहां पे शरण दिया था जब इंद्र कुपित हो गया था। तो इंद्र जब कुपित हो गया तो कृष्ण ने उंगली उठा करके पहाड़ को उठाया और सबको शरण, गोवर्धन पर्वत को। तो वैसे ही जो है अभी स्थिति ये है कि ये जो मोदी जी और अमित शाह जी खास करके, अब जो ये जो ईडी सीबीआई और तरह तरह के तमाम तूफान जो ला रहे हैं एकदम कुपित होकर के कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा इंद्र की तरह, लेकिन फाइनली राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे खड़े हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है विपक्षी लोगों को, विपक्षी पार्टियों को, कि इसके इर्द गिर्द खड़ा होकर के हम बच सकते हैं और ये हमको यही लीड करेगा, क्योंकि इस पे तमाम हथकंडे अपनाए लेकिन ये आदमी झुका नहीं, कहीं से कमजोर पड़ा नहीं, और जनता देख रही है कि ये कैसा आदमी है। इसका मतलब जाहिर है कि इस आदमी पे आरोप है, ये आदमी कहीं फंसा हुआ नहीं है और न ही हृदय से कमजोर है। इसको पप्पू पप्पू कहते रहो, ये पप्पा बन गया है सबका, और पप्पा बन करके जो है नाप देगा 2024 के चुनाव में। राजीव जी जी, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और बहुत कुछ अभी आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, और विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं। विपक्षी एकता में नया मोड़, नया ट्विस्ट की बात हम कर रहे हैं कि क्या कुछ है और कैसे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो एकजुट है नहीं, इसलिए वॉकओवर है अगला चुनाव बीजेपी के लिए। क्या ऐसा है, ये जानने समझने की कोशिश इस चर्चा के दौरान हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और आना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपके पास। जेपी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी एकता के बिना बीजेपी को वॉकओवर 2024 में मिल सकता है, या 2004 वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है? अगर विपक्षी एकता हो ना हो, लेकिन 2004 क्यों नहीं रिपीट हो सकता 2024 में? देखिए, 2004 रिपीट हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता के नाम पर, क्योंकि सभी जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका अपने अपने राज्य में स्टेक है और केंद्र में अलग अलग मामला है। केंद्र में एक बार उनकी सरकार न बने, उनके राज्य में उनकी सरकार बने, तो उनको उतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ